वीणा वादिनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन। प्यारे विद्यार्थियों, एस मंगल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, गुरु वह है जो बालक के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं उनको दूर करता है, उनको नष्ट करता है। गुरु वह है जो बालक का लालन पालन पोषण करता है। गुरु वह है जो बालक का सृजन करता है, निर्माण करता है और एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में तैयार करता है। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये मेरा प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में शिक्षण विधियाँ सीरीज फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रहेंगे। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ मैं एक सबसे पहले आपको कहानी शेयर करना चाहता हूँ और उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि संसार का श्रेष्ठ प्राणी कौन है। तो फिर आपको ध्यान में आता होगा, गुरु है, आचार्य है, शिक्षक है। इसे संसार का श्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो बालक के अंदर विकारों को दूर करे, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए और अपने आचरण से बालक को शिक्षित करे। इसलिए पूरी सोसाइटी, पूरा समाज शिक्षक पर विश्वास करता है। तो यहाँ मैं 3 मित्रों की कहानी आपके बीच में शेयर करता हूँ। एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है ज्ञान, तीसरे का नाम है विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, किंतु अपन जानते हैं कि दोस्ती कितनी भी प्रगाढ़ हो, मधुर हो, दृढ़ हो, लेकिन एक दिन तो बिछड़ने का समय आता है। तो इन तीनों दोस्तों के बिछड़ने का भी समय आया। तो फिर ये आपस में पूछने लगे कि भाई आज के बाद से अपन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान से पूछा गया कि मित्र ज्ञान, तुम कहाँ मिलोगे। ज्ञान ने बड़े आराम से सहजता के साथ उत्तर दे दिया कि मित्रों, यदि तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मंदिरों में चले आना, मस्जिदों में चले आना, गुरुद्वारों में चले आना, चर्चों में चले आना, विद्यालयों में चले आना, वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है। दूसरे मित्र धन से पूछा गया कि मित्र धन, तुम कहाँ मिलोगे। तो दोस्तों, धन ने भी बड़े आराम से उत्तर दे दिया कि मित्रों, यदि तुम्हें मुझसे मिलना हो तो धनाढ्यों के पास आ जाना, अमीरों के पास आ जाना, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है। तीसरा मित्र कौन था? विश्वास। विश्वास लगातार रोए जा रहा था। विश्वास की आंखों में लगातार आंसू आए जा रहे थे। जब इन दोनों मित्रों ने पूछा कि मित्र विश्वास, तुम भी तो बताओ कहाँ मिलोगे। तो दोस्तों, विश्वास ने रोते उत्तर दिया कि मित्रों, मैं एक बार चला जाता हूँ, दोबारा नहीं मिलता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शिक्षक वर्ग पर जो समाज का विश्वास है, ये विश्वास आज डगमगाने लगा है। इस विश्वास को हमें कायम रखना है और कायम रखना है तो यह संकल्प ले लीजिए कि जो विद्यार्थी हमारे पास आएगा उस विद्यार्थी को हमें एक मनुष्य के रूप में निर्माण करना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी काम आ जाए, लेकिन आपको अपनी क्लास में जाकर के अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शिक्षण विधियाँ सीरीज फर्स्ट। शिक्षण विधियों के संदर्भ में आपको बता दूं कि परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं
और बहुत सारे विद्यार्थी इन शिक्षण विधियों के प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। प्रश्न बहुत आसान लगता है, किंतु जब उत्तर देते हैं तो वो उत्तर गलत हो जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रश्न को बारीकी के साथ में नहीं पढ़ते। बच्चों, प्रश्न को बारीकी के साथ पढ़ना और फिर जो 4 विकल्प उसके दिए हुए हैं, उन चारों विकल्पों को भी आपको बारीकी के साथ में पढ़ना है। जब प्रश्न को समझ लें और विकल्पों को भी समझ लें, तब फिर आपको उत्तर देना है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करें प्रश्न नंबर 1। कक्षा शिक्षण की पूर्व अवस्था में कौन सी योजना बनाई जाती है? यानी जो हम कक्षा शिक्षण करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें कौन सी योजना बनानी होती है? तो 4 विकल्प आपके पास में है बच्चों। पहला विकल्प है आपके पास इकाई योजना, दूसरा विकल्प है आपके पास पाठ योजना, तीसरा विकल्प है आपके पास चक्र योजना, चौथा ऑप्शन है प्रायोजना। तो इकाई योजना के बारे में आपको जानकारी है कि ये पाठ योजना बनाने से पहले बनाई जाती है। 2 या 2 से अधिक कालांशों से बनाई गई योजना जो 1 सप्ताह तक चलती है, वो इकाई योजना होती है। तो कक्षा शिक्षण से पूर्व इकाई योजना तो नहीं बनाई जाती। कक्षा शिक्षण की पूर्व अवस्था में जब हम कक्षा शिक्षण करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें क्या बनाना होता है? पाठ योजना बनानी होती है। तो पाठ योजना यहाँ हमें विकल्प के रूप में आंसर जो नज़र आ रहा है, वो सेकंड वाला नज़र आ रहा है। चक्र योजना बनाई ही नहीं जाती। आपको मालूम है सूक्ष्म शिक्षण योजना वो चक्र के रूप में माध्यम से चलती है, और प्रायोजना भी नहीं बनाई जाती। प्रायोजना तो एक विधि के रूप में यहाँ पर चलती है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? पाठ योजना हो गया। अब सेकंड वाले की स्थिति अपन देखें तो सेकंड वाला प्रश्न पढ़ें पहले। ऐसा उपागम जिसमें शिक्षार्थी को ज्ञान उसकी जीवन की समस्याओं के समाधान के अनुभवों से दिया जाता है, वह है। 4 ऑप्शन है आपके पास: खोज उपागम, स्मृति उपागम, हर्वर्ड उपागम, किलपैट्रिक उपागम। अब प्रश्न को एक बार वापस से दोहरा लीजिए। ऐसा उपागम जिसमें शिक्षार्थी को ज्ञान उसकी जीवन की समस्याओं के समाधान के अनुभवों से दिया जाता है। तो यहाँ जो मुख्य बात आ रही है, वो ज्ञान उसकी जीवन की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के अनुभवों से आता है। तो क्या ऐसा खोज उपागम में होता है? नहीं। स्मृति उपागम में होता है? नहीं। हर्बर्ट उपागम में होता है? नहीं। हर्बर्ट तो अपन जानते हैं, पंचपदीय प्रणाली उसने दी है। और यदि किलपैट्रिक उपागम को देखें तो जो पाठ योजना के प्रायोजना के जनक हैं, प्रायोजना के जो जनक है वो किलपैट्रिक हैं। और प्रायोजना यह हमें सिखाती है कि जो जीवन की समस्याओं के समाधान हैं वो अनुभवों से होते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक उपागम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। तीसरा प्रश्न पढ़िए पहले। ऐसी विधि जिसमें बालक तार्किक ढंग से विचार करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र तक पहुंचते हैं, वह है। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर 3 बातें समझ में आ रही हैं आपके कि तार्किक ढंग से जो विचार किया जा रहा है वो किस रूप में किया जा रहा है? तार्किक ढंग में। किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र तक पहुंचते हैं। कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, किसी नियम का प्रतिपादन करते हैं, किसी सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ 4 विकल्प हैं आपके पास में बच्चों। एक है आगमन विधि, दूसरा है प्रयोगशाला विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि और चौथा है निगमन विधि। तो आंसर आपको ध्यान में आ रहा होगा। सीधा सीधा सा आंसर है आपके पास में कि ऐसी विधि जिसमें सिद्धांतों की, नियमों की, सूत्रों की स्थापना की जाती है, वो विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। तो यहाँ सीधा सीधा सा आंसर आपका आगमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, तार्किक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में इसमें अंतःक्रिया होती है। और जब अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया होती है तो विद्यार्थी तर्क के आधार पर किसी बात को स्वीकार करता है यहाँ पर।
तो तर्क के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं, तर्क के आधार पर नियम बनाए जाते हैं, तर्क के आधार पर सूत्र स्थापित किए जाते हैं। इसलिए आगमन विधि को हम सूत्र की स्थापना करने की विधि भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों आपका? आगमन विधि हो गया। प्रयोगशाला विधि में ऐसा नहीं होता, विश्लेषण विधि में भी नहीं होता, और निगमन विधि तो सूत्र को लेकर के सवाल का हल बताती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया? ए हो गया, यानी आगमन विधि। चौथा प्रश्न देखिए, पहले से ही पता लगाए गए हल को प्रस्तुत करने की विधि है। तो सीधा सीधा सा आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहले से ही ज्ञात है हमें, और उसको हल, जो ज्ञात भाग है उसके हल के प्रस्तुत करने की जो विधि है, क्या वो विश्लेषण विधि है, क्या वो प्रयोगशाला विधि है, क्या वो संश्लेषण विधि है, या निगमन विधि है? तो थोड़ा सा मैं इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। याद हो तो जो गणित में आप थ्योरम्स पढ़ते हैं, प्रमेय पढ़ते हैं, और प्रमेय पढ़ते हैं तो जैसे आपने पहली थ्योरम पढ़ी कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये तो बता दिया उन्होंने कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो पहले से ही पता है अपन को। अब इसका हल प्रस्तुत करना है, यानी हमें इसको सिद्ध करना है, इसको सत्यापित करना है। और सत्यापित करना है तो पहले हमने क्या लिखा था? दिया हुआ है, फिर लिखा था सिद्ध करना है, फिर लिखा हमने रचना, फिर लिखी प्रमाण, उपपत्ति, लास्ट में थी सिद्धम। तो ये विधि कौन सी विधि होती है? संश्लेषण विधि होती है। यानी संश्लेषण विधि में क्या होता है कि पहले से ही पता लगाए गए हल को हम क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ जो बच्चों ऑप्शन है आपका सही आंसर है, वो क्या हो गया? संश्लेषण विधि हो गया। संश्लेषण विधि है वो क्या होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, और परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर चलती है। इसलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट किया है प्रश्न के अंदर, पहले से ही पता लगाए गए, यानी पहले से हमें ज्ञात है तो हम क्या जाएंगे? अज्ञात की ओर जाएंगे। प्रत्यक्ष है तो हम कहाँ चलने वाले हैं? प्रमाण की ओर चलने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए। यह एक स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया जा सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया जा सकता है, यह कथन है। अपन देख रहे हैं कि आज जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट विधि है विद्यालयों में चल रही है, और जो आज विद्यालय में चल रही है इसका श्रेय किसको जाता है? एनसीएफ 2005 को जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये देन है प्रोजेक्ट विधि की। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के कथन दिया गया है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया जा सकता है। तो यह कथन है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट बच्चों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और इसका जो सीधा सीधा सा आंसर मैं बता देता हूँ आपको, वो है वेलार्ड का। ये जो कथन है वो किसका है? शिक्षाविद वेलार्ड का कथन। वेलार्ड ने कहा था कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट बच्चों ध्यान में आपको रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। छठा प्रश्न, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आपके में आता ही आता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी हम किस प्रकार से दें वो भी आपको समझना है। और समस्या समाधान विधि पर प्रश्न आता ही है, चाहे आप फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सी टेट दे रहे हैं, एस टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, सेकंड लेवल दे रहे हैं, एसएस दे रहे हैं, साइंस ग्रुप से दे रहे हैं, किसी भी उसमें दे रहे हैं, इस विधि पर आधारित ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो समस्या समाधान विधि के पदों का सही क्रम है। अब सही क्रम आपको बताना है। ये सही क्रम आप तभी बता सकते हैं जब आपको इसके स्टेप्स याद होंगे। तो ये 6 स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन ये क्रम से नहीं है। पहला समस्या निर्माण तथा चुनाव, दूसरा आंकड़ों का संग्रह, तीसरा निष्कर्ष, चौथा समस्या का प्रस्तुतिकरण, पांचवा आंकड़ों का विश्लेषण, और छठा परिकल्पनाओं का निर्माण। इसको अरेंज कीजिए और आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं।
4 विकल्प दीजिए तो सब आपको ध्यान करना होगा इसमें ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में कि सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले होता है जो समस्या है हमारी, उस समस्या का चयन करना होता है, समस्या का चुनाव करना होता है। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो फर्स्ट स्टेप है इसका। अब जब चुनाव आपने कर लिया, समस्या का चयन कर लिया, तो समस्या को समझना पड़ेगा, और समझना कब पड़ेगा तो उसको कहते हैं समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी फोर्थ। फर्स्ट स्टेप के बाद में क्या आएगा, फोर्थ। तो देखो अब आपके पास में 2 विकल्प तो हट गए, पहला और दूसरा। तीसरा चौथा विकल्प बचा है आपके पास में, तो तीसरा चौथा विकल्प बचा है, तो आंसर अब इन तीसरे चौथे में से होगा। जब आप समझ लेते हैं तो फिर उस समस्या को सॉल्यूशन करना होता है। सॉल्यूशन करना होता है तो समस्या के संभावित हल हमें ढूंढने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं परिकल्पनाओं का निर्माण। समस्या के प्रस्तुतिकरण के बाद क्या होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण होगा, यानी छठा वाला पॉइंट आएगा इसके अंदर। तो छठा वाला पॉइंट तीसरे और चौथे दोनों में आ रहा है। तो फिर अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप आएगा जब परिकल्पनाओं का निर्माण हो जाता है तो उसके अनुसार हमें आंकड़ों का संग्रह करना पड़ता है। तो सेकंड वाला पॉइंट आएगा इसके अंदर। तो देखो अब यहाँ तीसरे और चौथे में आपको ध्यान में आना होगा कि तीसरे वाले में 5वां है, जबकि चौथे वाले में दूसरा वाला है। तो चौथा सही संकेत क्यों जा रहा है, फिर भी अपन आगे और देख लेते हैं। और जब आंकड़ों का संग्रह हो जाता है फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। तो 5वां, देखिए चौथे में 5वां भी आ रहा है। और लास्ट में अपन को ध्यान में आता है, निष्कर्ष आता है, तो तीसरा वाला जो बिंदु है वो लास्ट में जा रहा है। इसलिए सही आंसर बच्चों क्या हो गया इस प्रश्न का, फोर्थ यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये अब आपको फोर्थ आंसर यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, प्रश्न नंबर 7 है। प्लेटो ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कहीं ना कहीं गणित की किसी मूल्य की हो जाता है। प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को, तर्क, चिंतन, कल्पना, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह परिभाषा गणित के किस मूल्य का संकेत है। तो यहाँ जो 4 विकल्प हैं आपके पास में, क्या ये सांस्कृतिक मूल्य का संकेत है बच्चों? नहीं, क्योंकि सीधा सीधा सा जो आंसर जाएगा वो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का। और मानसिक शक्ति जहां पर अपन बात करने जा रहे हैं वो सांस्कृतिक मूल्य तो नहीं हो सकता। क्या वो अनुशासनात्मक मूल्य हो सकता है? नहीं, अनुशासनात्मक मूल्य भी नहीं हो सकता। अनुशासनात्मक मूल्य की तब बात करेंगे जब गणित सत्यता की बात करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ट्रू, गणित क्या है, सत्य है, तो वहां फिर अनुशासन की बात कर पाएंगे। क्या कलात्मक मूल्य की बात करें, मानसिक शक्तियों में कलात्मक मूल्य की बात नहीं की जा सकती। तो फिर चौथा विकल्प आपको ध्यान दे रहे हैं, सीधा सीधा आंसर भी दिख रहा है तुम्हें, मानसिक शक्तियों यानी मानसिक मूल्य। और इस मानसिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, बौद्धिक मूल्य भी कहते हैं। तो बच्चों सीधा आंसर अब आपका क्या आ गया यहाँ पर, मानसिक मूल्य, जिसको अपन क्या कहते हैं, बौद्धिक मूल्य भी कहते हैं। तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, बौद्धिक मूल्य। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने पर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बहुत सरल प्रश्न है। परीक्षा में कुछ सरल प्रश्न भी आते हैं, कुछ सामान्य प्रश्न भी आते हैं, कुछ कठिन प्रश्न भी आते हैं, लेकिन हम सरल को इतना ज्यादा सरल भी ना मान लें कि प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए। 8वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का क्षेत्र है, यानी सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत क्या क्या आता है। व्यक्ति आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समूह भी आता है सामाजिक में, और समाज भी आता है। व्यक्ति भी आता है, समूह भी आता है, समाज भी आता है। तो फिर इसका आंसर देखने में कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़िए इसको। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है, यह कथन है। यह स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखिए स्टेटमेंट किसका है। मैंने अभी कहा था आपको कि कुछ स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और ध्यान में आ जाएंगे जब आप बार बार इनका क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। जब बार बार पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको कोई ना कोई शब्द के साथ में जुड़ जाएगा।
तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह कथन बच्चों किसका है? बेस्ले का है। बेस्ले ने कहा था इस बात को कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। तो बेस्ले याद रख लीजिएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में कब स्वीकार किया गया? जो आज पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण अध्ययन की अपन बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल में तो तीसरी चौथी पांचवी में विज्ञान और सामाजिक दोनों विषयों को मिलाकर के बनाया हुआ है, वो पर्यावरण विषय है। पर्यावरण यानी परि माने चारों ओर से, आवरण माने घिरा हुआ, जो चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण में उसका अध्ययन करने की जो बात कही गई है, उसकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को आवश्यक अंग के रूप में जो स्वीकार किया गया था, वो कब किया गया था बच्चों? ध्यान में रखिएगा, 1965 में। 1965 में इसे पाठ्यक्रम के अंग के रूप में स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है फर्स्ट लेवल के विद्यार्थियों के लिए, और सीटेट में भी पूछा जाता है। पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आंसर क्या आ गया? 1965, 1965। यह प्रश्न भी बहुत आसान है, लेकिन इस प्रश्न का अधिकांश विद्यार्थी उत्तर गलत करेंगे यदि ये प्रश्न परीक्षा में आता है, क्योंकि प्रश्न आसान है, उत्तर देना भी हम आसान समझ लेते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। पढ़िए प्रश्न को। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो पहला ऑप्शन वास्तविक ज्ञान, दूसरा है परिष्कृत ज्ञान, तीसरा है विशेष प्रकार का ज्ञान, और चौथा है उपरोक्त सभी। लगभग सभी विद्यार्थी इसका आंसर जो टिक लगाने वाले हैं, सही करके लगाने वाले हैं, फोर्थ करेंगे, फोर्थ विकल्प करेंगे, उपरोक्त सभी। लेकिन बच्चों आपको नहीं करना है, क्योंकि जो प्रश्न है वो पूछा जाता, यदि आपसे पूछा जाता विज्ञान शब्द का अर्थ है, तब तो उपरोक्त सभी आंसर सही है। लेकिन शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, और शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, तो यही गलती होती है बस। शाब्दिक में विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान को देखिए, वी प्लस ज्ञान, वी माने होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान, उसे कहते हैं विज्ञान। तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका विशेष प्रकार का ज्ञान। इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर इसका थर्ड, तीसरा विकल्प है। आंसर चौथा करके नहीं आना है। हाँ, शाब्दिक शब्द नहीं है वहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुदेश, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुदेशनात्मक सामग्री का विचार सबसे पहले किसने दिया? अब अनुदेशनात्मक सामग्री आपने पढ़ी थी, श्रव्य सामग्री पढ़ी है, दृश्य सामग्री पढ़ी है, श्रव्य दृश्य सामग्री पढ़ी है, प्रक्षेपित सामग्री पढ़ी है, अप्रक्षेपित सामग्री पढ़ी है। लेकिन बच्चों अनुदेशनात्मक सामग्री एक आधुनिक सामग्री है, एक नवाचारित सामग्री है। और आज अपन देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर क्रांति इस देश में आई हुई है, मोबाइल क्रांति जो आई हुई है, इंटरनेट की जो सुविधा आज अपन को मिली हुई है, टेलनेट, यूजनेट, उसनेट, जो गूगल बाबा है हमारे पास, याहू है हमारे पास, ईमेल की जो अपन बात करते हैं, ये समस्त जो सामग्री है बच्चों, ये अनुदेशनात्मक सामग्री है। तो इस अनुदेशनात्मक सामग्री का विचार क्या सबसे पहले कोयलन ने दिया था, या बी.एफ. स्किनर ने दिया था, या जेम्स ली हॉलैंड ने दिया था, या सुकरात ने दिया था? तो फिर ध्यान करिए, कोयलर तो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णता का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का भी सिद्धांत कहते हैं इसे। तो इनके द्वारा तो नहीं दिया गया है। अब बी.एफ. स्किनर यदि आपके दिमाग में आ रहा हो, तो बी.एफ. स्किनर ने सिर्फ मूर्त रूप प्रदान किया है, विचार नहीं दिया है। यहाँ आपसे विचार पूछा जा रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। मूर्तता और अमूर्तता, अमूर्त जो होती है वो क्या होता है? एक विचार होता है। और जो मूर्तता होती है वो क्या होता है? मूर्तता जो प्रत्यक्ष हमारे सामने दिया है। तो बी.एफ. स्किनर और उनके साथी थे जेम्स ली हॉलैंड, इन दोनों ने मिलकर के अनुदेशनात्मक सामग्री को मूर्त रूप दिया था। लेकिन जो अमूर्त रूप दिया था, विचार रूप दिया था, वो दिया था सुकरात ने। इसलिए आज से लगभग 2000 साल पहले यूनानी दार्शनिक सुकरात ने विचार दिया था अनुदेशनात्मक
सामग्री का, इसलिए आंसर क्या हो गया बच्चों, चौथा आंसर यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 13 निम्न में से दृश्य श्रव्य साधन है। अब आपको दृश्य साधनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, आपको श्रव्य साधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ आपके पास में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है लिंगुआ फोन। अब लिंगुआ फोन के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो फिर आंसर आप तुक्के के आधार पर लगाओगे, इसलिए चारों विकल्पों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लिंगुआ फोन आजकल अपन लिंगुआ लैब की अपन बात करने लगे हैं। बच्चों में भाषा के सुधार करने की उपयुक्त सामग्री है, क्योंकि आज हमारा उच्चारण ठीक नहीं है, हम वर्तनी संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां करने लगे हैं। उसका कारण है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। तो लिंगुआ फोन के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर जो एक प्रयोगशाला है हमारी, उसमें सॉफ्टवेयर है, बच्चों के कान में हेडफोन लगाया जाता है, बच्चों को शब्द सुनाए जाते हैं, बच्चे बार बार उसका उच्चारण करते हैं, तो केवल सुनने की क्रिया हो रही है। तो ये साधन कौन सा कहलाएगा, श्रव्य कहलाएगा। श्रव्य दृश्य नहीं हो सकता है, दृश्य श्रव्य नहीं हो सकता। भ्रमण। अब जब हम बच्चों को भ्रमण पर लेके जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, देखना ही देखना होता है, देखने से सीख रहे अपन वहां पर। तो वो कौन सी सामग्री हो गई, पहली लिंगुआ फोन है वो श्रव्य सामग्री है, भ्रमण है वो दृश्य सामग्री है। नाटक है। अब नाटक में आपको ध्यान दे रहे होंगे कि बच्चे देख भी रहे होते हैं और जो हमारे पात्र हैं नाटक के, वो क्या कर रहे होते हैं, डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, और जब डायलॉग्स बोल रहे होते हैं तो वो सुन भी रहे होते हैं। तो सुनने की क्रिया भी हो रही है और देखने की भी क्रिया हो रही है, तो आंसर आपको आ ही रहा है अब समझ में। नाटक। जादू की लालटेन केवल देखने के काम आती है, दृश्य सामग्री है, इसलिए बच्चों आंसर क्या हो गया यहाँ पर, नाटक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 14 ब्लूम के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का ध्रुव है। ध्यान में आता हो, ब्लूम ने क्या कहा, शिक्षण प्रक्रिया होती है वो त्रिध्रुवीय होती है। तो फिर आंसर देने में अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, जब आपको ध्यान में आएगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी 3 ध्रुव होते हैं। अब 3 ध्रुव होते हैं तो देखो 3 ही ध्रुव दे रखे हैं विकल्प में और चौथा ध्रुव सभी दे रखा है। तो पहला शैक्षिक उद्देश्य, बिल्कुल ब्लूम ने उद्देश्यों को लेकर के बात की है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की बात की गई है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रतिपादन स्वयं ब्लूम ने किया यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य रहेगा। दूसरा अधिगम के अनुभव, ये भी रहने वाले हैं। और तीसरा व्यवहार में परिवर्तन होगा, अपेक्षित वारगत परिवर्तन अपन लिखते हैं। तो ब्लूम ने ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव बताए हैं, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। तो फिर आंसर क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, उपरोक्त तीनों। चलिए अब अपन चलते हैं 15 क्वेश्चंस की ओर। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है, यहां पर भी वही शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ, लक्ष्य की ओर लेकर जाना, ठीक है, ये एक अर्थ हो सकता है। मार्ग दिखाना, यह भी एक अर्थ हो सकता है। उच्च दिशा दिखाना, यह भी अर्थ हो सकता है। उपरोक्त सभी ये उद्देश्य के अर्थ तो हो सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा सा जा रहा है उद्देश्य दिशा, यानी उच्च उच्च दिशा दिखाना। उद्देश्य का जो शाब्दिक मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है, उच्च दिशा दिखाना। तो फिर इसका आंसर बच्चों क्या हो गया, उच्च दिशा दिखाना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली कितने बिंदु आधारित है। जो इस समय ट्रेडिशनल इवेल्यूशन सिस्टम चल रहा है हमारा, वो कितने बिंदु आधारित है। तो यह प्रश्न भी अधिकांश विद्यार्थी गलत करेंगे, लेकिन आपको नहीं करके आना है। क्या वो 9 पॉइंट स्केल चल रहा है, नहीं, 9 पॉइंट स्केल तो है वो हमारा सीसी पैटर्न है। सतत समग्र मूल्यांकन जो प्रणाली है, वो ग्रेडिंग प्रणाली है, वो 9 ग्रेड पॉइंट पर आधारित है। क्या 100 है, क्या 5 है, 5 देते हैं तो वो को करिकुलर एक्टिविटी की ग्रेडिंग प्रणाली है।
क्या 101 है? तो यदि हम देखें कि बच्चों को मार्क्स 0 भी मिलते हैं और बच्चों को मार्क्स 100 भी मिलते हैं और 0 से यदि 100 तक की गिनती गिने बच्चों, तो आंसर 101 होगा, 100 नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जो परंपरागत शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली है वो कितने बिंदु आधारित है? 101 बिंदु आधारित है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन मापन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन मूल्यांकन द्वारा, तीसरा परीक्षा द्वारा और चौथा उपरोक्त सभी। छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा, स्पष्ट धारणा यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी जब तक हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम उसके प्रति धारणा नहीं बना सकते। बच्चा किस प्रकार का है, बच्चा कौन कौन सी गतिविधियां करता है, बच्चे की स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी हमें मापन के द्वारा नहीं हो सकती, परीक्षा के द्वारा नहीं हो सकती। हमें जो जानकारी होगी वो किसके द्वारा होगी? यहाँ पर मूल्यांकन के द्वारा होगी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? मूल्यांकन यहाँ पर हो गया। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आंख के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, यानी आंखों के माध्यम से जो हम सोच विचार करके अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सा है? क्या जांच सूची है? जांच सूची तो हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है जिस पर हम टिक लगाते हुए चले जाते हैं। साक्षात्कार है? नहीं, साक्षात्कार आमने सामने बैठ करके दिया जाने वाला है। अवलोकन है, प्रश्नावली है? प्रश्नावली भी नहीं हो सकता बच्चों, कि प्रश्नावली में भी बच्चे उत्तर देते हैं और हम उसकी जांच करते हैं, लेकिन अवलोकन में हम आंखों से देख करके विचार पूर्वक अध्ययन करते हैं और उसके बाद पर कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो आंख के द्वारा विचार पूर्वक किया गया जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के माध्यम से अपन कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? अवलोकन हो गया। 19वें प्रश्न की तरफ चलिए। परीक्षा प्रतिमान किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल देता है? परीक्षा प्रतिमान यदि आपने पढ़ा हो तो 1962 में रिचर्ड सचमैन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था और रिचर्ड सचमैन ने जिस सिद्धांत को इसमें अपनाया था वो था ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत को इन्होंने आधार बनाया था। ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत यानी पूछ पूछ करके इसमें समस्या का समाधान करते हैं और जब पूछते हैं तो क्या प्राप्त होती है? हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं और सूचनाएं किधर की ओर जाती हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी ज्ञानात्मक की ओर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत को आधार बनाया था, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका बच्चों? ज्ञानात्मक। और अब लास्ट प्रश्न है इस सीरीज फर्स्ट सीरीज का, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़िए। खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, यह कथन है। मैं वापस स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, यह कथन है मैकडूगल का, फ्रावेल का, मोंटेसरी का, कार्ल बेको का। ये चारों के चारों मनोवैज्ञानिक हैं और इन चारों का खेल विधि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चारों ने खेल खेल के माध्यम से सीखने की बात कही है, किंतु जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है मोंटेसरी का। तो आंसर इसका क्या हो गया? मोंटेसरी आंसर करेक्ट हो गया। तो ये 20 प्रश्न की सीरीज मैंने आपके बीच में रखी हैं। ये 20 प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। साथ ही साथ इन प्रश्नों को करते जाना। इसी प्रकार के प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आप सभी बच्चों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।